हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। हमारी अगली ये हमारी फोर्थ वीडियो है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर चली हुई है। साइकोलॉजी, पैडागोजी या केवीएस, सीटेट, एसटेट सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट ये हमारी सीरीज़ रहेगी। तो शुरुआत करते हैं इसमें, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। लास्ट वीडियो में हमने विकास और अभिवृद्धि में अंतर को किया था। अब मैं इस वीडियो में आपको उस अंतर को बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, एक एक पॉइंट को अलग करूंगा और वो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरीके से क्लियर कराऊंगा डिस्टेंट कि पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, ये चीज़ें दूसरे में शामिल होती हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिएगा डिस्टेंट, यहाँ इस साइड में शुरू करूंगा आपकी अभिवृद्धि के बारे में। यहाँ पे लिखेंगे अभिवृद्धि के बारे, अभिवृद्धि के पॉइंट में इस साइड लिखूंगा। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ग्रोथ, ग्रोथ। और दूसरा जो विकास है उसके पॉइंट हम इस साइड नोट करेंगे। विकास किसे कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो अभिवृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक चलती है, तो इसे हम कहेंगे कि निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया है अभिवृद्धि। लेकिन अगर मैं विकास की बात करता हूं तो विकास जीवन पर्यंत चलने के लिए है, जीवन पर्यंत। देखिएगा, पूरा का पूरा मैं यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, छोटी छोटी चीजें लिखूंगा मैं, जीवन पर्यंत। दूसरी चीज मैं लिखता हूं अभिवृद्धि के बारे में, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा कि ये हमारी एक जो अभिवृद्धि में जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित आयु तक चलती है और विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, संकुचित अवधारणा, यानी कि इसका क्षेत्र संकुचित है, जबकि विकास क्या है, विकास व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा। ठीक है, तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है अभिवृद्धि के बारे में कि अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, मापा तोला जा सकता है। ठीक है, और विकास की अगर हम बात करें तो केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है, केवल व्यवहार के आधार पर। आधार पर महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो फोर्थ पॉइंट है इसमें, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता कि कहां तक जाएगी, कोई लक्ष्य नहीं होता। विकास का भी कोई लक्ष्य नहीं होता। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, ये कह सकते हैं विकास का लक्ष्य निश्चित नहीं होता। विकास का लक्ष्य तो होता है, यहां मैं लिखूंगा अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन इसके अगर विकास के बारे में लक्ष्य की बात करें तो कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य तो नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, कोई न कोई लक्ष्य होता है। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट रहा। आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, पांचवा पॉइंट इसमें हम इंसर्ट करते हैं। अभिवृद्धि परिवर्तन
विवर्धी सूचक होते हैं, विवर्ती के जो परिवर्तन होते हैं वो विवर्धी सूचक होते हैं। इसमें परिवर्तन विवर्धी सूचक होते हैं, विवर्धी सूचक पॉजिटिव की तरफ चलेगा, बढ़ोतरी होगी, घटोतरी नहीं होती, ये समझें आप। जबकि डेवलपमेंट या विकास होता है, इसमें विवर्धी सूचक व ह्रास सूचक दोनों होते हैं, इसमें नुकसान भी होता है। देखिएगा, इसमें जो अभिवृद्धि है उसमें परिवर्तन विवर्धी सूचक होते हैं, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव होगा, नुकसान नहीं होता। लेकिन विकास में जो है परिवर्तन जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई इंसान पागल भी हो सकता है। ये विकास में परिवर्तन विवृद्धि के साथ साथ सॉरी, विवृद्धि के साथ साथ ह्रास सूचक दोनों होते हैं परिवर्तन। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें। और भी पॉइंट लिखूंगा मैं, तो छठा क्वेश्चन या छठा पॉइंट इसमें हम लें तो जो अभिवृद्धि है वो मात्रात्मक होती है, एक मात्रा होती है इसमें, मात्रात्मक। जबकि विकास की अगर मैं बात करता हूं तो विकास जो है मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों, अभिवृद्धि सिर्फ मात्रात्मक। मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है विकास। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं स्टूडेंट। इसमें हम और पॉइंट ऐड करेंगे। तो यहां थी हमारा अभिवृद्धि, जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे थे ग्रोथ, और यहां था हमारा विकास, जिसे हम इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हम तक जोड़ें, हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, आपके लिए वीडियो क्रिएट करने में खुशी मिले। अभिवृद्धि की अगर बात करता हूं तो ये शारीरिक होती है स्टूडेंट। कितने पॉइंट हुए थे मेरे लास्ट स्लाइड में? तो ये हुए थे हमारे 6। तो 7वां पॉइंट क्या हुआ? अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक होती है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। जबकि विकास जो है वो आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है, आंतरिक एवं बहुपक्षीय। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, बहुत सारा होता है। तो ये हमारा आंतरिक व बहुपक्षीय होता है। और 8वां पॉइंट अगर मैं लेकर चलता हूं तो अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है। ये जो है व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है। जबकि विकास जो है उसके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है विकास। फिर बात करते हैं अभिवृद्धि की। अभिवृद्धि जो है स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। अभिवृद्धि। जबकि विकास की अगर बात करते हैं तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये 9वां पॉइंट है हमारा, जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक हुआ, ये हमारा 9वां पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं अभिवृद्धि के बारे में। तो विकास का जो अभिवृद्धि जो है विकास का ही हिस्सा होती है, ये विकास का ही हिस्सा,
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, विकास का ही हिस्सा होती है। विकास जो है वो किसी का हिस्सा नहीं होता, वो स्वतंत्र और चहुमुखी होता है, स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो अभिवृद्धि, जिसे हम ग्रोथ बोलते हैं, तो ग्रोथ जो है वो रेखीय होती है, वृद्धि रेखीय होती है। जबकि विकास की अगर बात करते हैं तो ये वर्तुलाकार होता है। ये क्वेश्चन एचटेट में पूछा गया था आपकी बार, वर्तुलाकार। अगली बात करता हूं पॉइंट नंबर 12 की। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ये हम जिक्र कर चुके हैं या नहीं, अभी हम बता देते हैं, इसका जिक्र नहीं हुआ है। ये बाह्य स्वरूप की होती है, बाह्य स्वरूप। ये तो हुआ था कि ये शारीरिक होती है, ये आंतरिक और बहुपक्षीय होती है। इसका स्वरूप थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये बाह्य स्वरूप की होती है, अभिवृद्धि बाहर होती है, जबकि विकास आंतरिक होता है। बिल्कुल क्लियर, ये आंतरिक होता है। ठीक हुआ। एक पॉइंट और बचता है इसका। ये जो अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं अभिवृद्धि में। रचनात्मक परिवर्तन और लिख देते हैं। और साथ ही साथ अगर विकास की बात करते हैं तो विकास के परिवर्तन रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होते हैं। तो रचनात्मक के साथ साथ वह विनाशात्मक दोनों होते हैं। तो ये चीजें हमारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट से डायरेक्ट हमारी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें आप नोट रखें, या आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक एनसीईआरटी की कक्षा जो 12 है, 11th क्लास एनसीईआरटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की क्लास जो 11 है उसकी एक बुक है। उस बुक में, जो साइकोलॉजी की बुक है, उस बुक में ये बताया गया है कि जो अल्पकालिक बीमारी होती है, अल्पकालिक बीमारी, उसके कारण, अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाला अस्थायी परिवर्तन, कोई भी अस्थायी परिवर्तन हो, अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखें। ठीक है। तो अल्पकालिक बीमारी से कोई भी अगर अस्थायी परिवर्तन आता कुछ समय के लिए तो विकास के अंतर्गत काउंट नहीं करेगी। ठीक है। तो ये तो थे हमारे विकास और अभिवृद्धि, या अभिवृद्धि और विकास के बीच के महत्वपूर्ण अंतर। लेकिन अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों की। इसके कुछ सिद्धांत हैं, उन पे हम जिक्र करेंगे। यहाँ से मैं आपको हेडिंग बनाने के लिए बोल देता हूँ, यहाँ से आप हेडिंग बनाइएगा कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो देखिएगा, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही माने जाएंगे। जैसे कि अभिवृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है उसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है, सबसे पहला वो है विकास की दिशा का सिद्धांत।
विकास की दिशा का सिद्धांत। जो विकास की इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। तो वृद्धि व विकास की अपनी ही एक दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। तो वृद्धि में विकास की अपनी जो दिशा होती है उसमें बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। ये दूसरा पॉइंट है। इसी में जब तक गर्भ में होता है तब तो सिर से पैर की तरफ, लेकिन गर्भाधान के बाद की बात है सिर से पैर की तरफ होती है। इस प्रकार के विकास को जो आप नाम दोगे, मेरी बात सुने ध्यान से, एक बार क्लियर कर देता हूं ये पॉइंट आपका, कि जो विकास की दिशा होती है, जब बच्चा गर्भाधान कर लेता है तो उसमें उसका विकास पहले सिर बनता है, दिमाग बनता है, उसके बाद पूरा शरीर बनता है। तो सिरों पैर हो गया ये, तो सिर से पैर की तरफ विकास हुआ। और इस प्रकार के विकास को आप क्या बोलेंगे? मस्तक बोधमुखी विकास बोलेंगे। इसको बोलेंगे आप मस्तक बोधमुखी। मस्तक बोधमुखी विकास, ये जो सिर से पैर की तरफ हुआ है इसी को आप मस्तक बोधमुखी विकास बोलेंगे। वह केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। अगर केंद्र से विकास होता है ना, बीच से, तो उसे परिधीय विकास बोलेंगे। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना, उसके बाद बैठना सीखता है, तो ये होगा। ठीक है। कुपुस्वामी है एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने लिखा है कि विकास सिरपादभिमुख यानी कि सिफेलोकोडल, इसको सिरपादभिमुख, इसको सिफेलोकोडल भी बोलेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। सिर से पैर की तरफ अगर विकास होता है तो उसको आप सिफे, ये अलग अलग वर्ड पूछे जाते हैं, सिफेलोकोडल अलग नाम है। ये विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। और समीप दूराभिमुख यानी कि प्रोक्सिमा डिस्टल क्रम में होता है, समीप से दूर की तरफ, प्रोक्सिमा डिस्टल। सिफेलोकोडल विकास सिर से पैर की तरफ होता है और प्रोक्सिमा डिस्टल में बालक विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। सिरे, जो आखिरी सिरे होते हैं उनकी तरफ होता है। ये जो मस्त ये दो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोक्सिमा भी लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमो डिस्टल। तो इसमें तो सिर से पैर की तरफ, और इसमें केंद्र से सिरों की तरफ, केंद्र से सिरों की तरफ। सिर नहीं, यहाँ पे सिर माने हेड नहीं, सिरे, सिरे मतलब जो आखिरी पॉइंट है हमारे शरीर की, वहां उनकी तरफ होता है प्रोक्सिमा डिस्टल में। और ये बातें कुपुस्वामी ने हमें बताई। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा और उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ का, और इस प्रकार से विकास होता है, और फिर उंगलियों का सबसे अंत में। तो ये प्रोक्सिमा डिस्टल होता है। अब आयु की बात करते हैं। अलग अलग आयु में कुछ बताए गए हैं कि प्रथम माह में सिर को उठाना सीखता है, 3 माह में गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण होता है, 5वें महीने में सहारा देने पर बैठ जाता है, 6ठे महीने में बिना सहारे बैठता है, 9वें महीने में सहारे से खड़े होना सीखता। तो इस प्रकार से प्रोसीजर चलता रहता है। तो ये विकास का जो अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत है, ये सबसे पहला सिद्धांत है, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करें कि सिर से पैर की तरफ होता है, मस्तक बोधमुखी विकास होता है, सिफेलोकोडल सिर से पैर, प्रोक्सिमा डिस्टल केंद्र से सिरों की तरफ इसमें विकास होता है।
अगला जो सिद्धांत है, दूसरे नंबर का जो सिद्धांत है वो ये है कि वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक जैसी नहीं रहने का सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है। तो देखिए, विकास वैसे तो बराबर होता रहता है, परंतु इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे अगर मैं शैशवावस्था की शुरुआत में तीव्र गति होती है, देखिएगा जो शैशवावस्था होती है ना, शैशवावस्था, शैशवावस्था की शुरुआत में तीव्र गति होती है, तीव्र गति में विकास होता है, बाद में मंद पड़ जाती है और पुनः किशोर अवस्था के प्रारंभ में फिर तीव्र गति हो जाती है। तीव्र गति प्रारंभ में बाद में मंद पड़ जाती है, फिर किशोर अवस्था के प्रारंभ में इसमें भी तीव्र गति होती है, बाद में इसमें भी मंद पड़ जाती है। तो यहां से सिर्फ यही 2 पॉइंट बनते हैं कि इसमें जो है बच्चे के विकास की दर एक जैसी नहीं रहती, वृद्धि की दर एक जैसी नहीं रहती। जो शैशवावस्था उसमें तीव्र गति होती है प्रारंभ में, बाद में वो मंद हो जाती है, और जो किशोर अवस्था उसमें प्रारंभ में तीव्र गति होती है, बाद में वो भी मंद हो जाती है। अब अगर मैं तीसरे सिद्धांत की इसमें बात करता हूं, तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम का सिद्धांत, विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। विकास जो है क्रमबद्ध तरीके से होता है। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है गामक एवं भाषा विकास, गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। इसका एक निश्चित क्रम होता है, इसे आप याद रखें। दूसरी चीज अगर मैं इसमें बताऊं, जैसे भाषा के विकास में बालक पहले सुनेगा, सबसे पहले ये स्टेज बताता हूं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेगा बच्चा? सुनता है, याद रखें, सबसे पहले बच्चा सुनता है। दूसरे नंबर पे बच्चा क्या करता है? सेकंड पोजीशन पे वो बोलता है, सुनने के बाद बोलेगा, बोलता है। तीसरे नंबर पे क्या करेगा? बोलने के बाद क्या करेगा स्टूडेंट? वो पढ़ता है, बोलने के बाद पढ़ाई शुरू करेगा। और पढ़ने के बाद चौथे नंबर पे क्या करेगा स्टूडेंट? वो चौथे नंबर पे लिखेगा, लिखता है। तो ये सारे की सारी चीजें हैं। इसे आप सुनना को आप लिसन को एल से नोट शो कर सकते हैं, बोलने को स्पीकिंग यानी कि एस से शो कर सकते हैं, और पढ़ने को यानी रीडिंग यानी कि आर से डिनोट कर सकते हैं, लिखने को राइट यानी कि डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एल एस आर डब्ल्यू का एक सीक्वेंस रहती है, एल एस आर डब्ल्यू, इसे आप याद रखें। ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तो सबसे पहले गर्भावस्था होती है, सबसे पहले गर्भावस्था होती है। क्रम बता रहा हूं मैं, ये तो गामक और भाषा के विकास का क्रम था। अब मैं गर्भ की बात कर रहा हूं। गर्भावस्था होती है, उसके पूरे जीवन में उसके शारीरिक स्थिति की बात करता हूं। गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था। जब शैशवावस्था पूरी हो जाएगी तो फिर बाल्यावस्था आएगी। जब बाल्यावस्था पूरी हो जाएगी तो किशोर अवस्था होगी।
तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि गर्भावस्था के डायरेक्ट बाल्यावस्था नहीं आ सकती, तो पहले वो कौन सी अवस्था आएगी, पहले वो उसकी शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी और फिर किशोरावस्था आएगी। तो विकास के क्रम का सिद्धांत है ये, गामक एवं भाषा के विकास का सिद्धांत है। तो ये तीसरा सिद्धांत इसका इससे रिलेटेड है। अब चौथे सिद्धांत की अगर हम बात करें, चौथे सिद्धांत की, चौथा सिद्धांत क्या है, देखो, परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, चाहे वो कोई भी हो, बालक के विकास के सारे स्वरूप, जैसे शारीरिक स्वरूप की अगर बात करें, दूसरी मानसिक स्वरूप की हम बात करें, तीसरी अगर हम बात करें तो जैसे सामाजिक स्वरूप की बात करें, चौथी अगर हम बात करें, देखो साइकोलॉजी सब्जेक्ट बिल्कुल शांति से पढ़ने का होता है, भाग दौड़ में नहीं पढ़ना होता साइकोलॉजी। आप कुछ और सब्जेक्ट कर ले जब आपके पास समय की कमी है, इसे बिल्कुल शांति से पढ़े। संवेगात्मक आदि ये कुछ स्टेज होती हैं, ये कुछ स्तर होते हैं, कुछ स्वरूप होते हैं विकास के, एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है इनका आपस में। गैरिसन का एक कथन है कि शरीर जो है, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यानी कि शारीरिक विकास के बिना मानसिक विकास संभव नहीं है, मानसिक विकास के बिना सामाजिक विकास संभव नहीं है, और सामाजिक विकास के बिना, उन सभी चीज़ों के बिना संवेगात्मक विकास संभव नहीं है। तो ये चीज़ें आपस में इंटर रिलेट करती हैं एक दूसरे से। एक कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अर्थात जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा सामाजिक कार्य भी वो आगे अच्छे करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं इसमें जो 5th नंबर पे आता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दूसरे पे, जो 5th नंबर पे आता है, 5वां जो सिद्धांत अगर मैं इसमें लूँ तो वो आपका 5वां सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती है। जो विकास की प्रक्रिया है, विकास की जो प्रक्रिया है, अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया है, वो अविराम गति से चलती है, अविराम, यानी कि इसमें बीच में कोई रुकावट नहीं आती। तो सिचुएशन ये रहती है कि स्किनर है, जैसे उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विकास यकायक न होकर सतत होता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, स्किनर ने बताई ये चीज़। ठीक है, नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा। जैसे मैं दांतों के विकास की बात करता हूँ, दांतों का विकास भ्रूण अवस्था से प्रारंभ हो जाता है और जन्म के 6 महीने बाद
ही मसूड़ों से बाहर निकलते हैं। हो तो जाता है शुरुआत इसकी उसी समय से, लेकिन जन्म के 6 महीने बाद बाहर निकलते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बालक के विकास की आगामी भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि आगे चलकर क्या चीजें होंगी और क्या नहीं होंगी, इस प्रकार से। तो ये था आपका 5वां सिद्धांत। तो छठे सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, वो है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए एकीकरण को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार होता क्या है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। बच्चा पहले संपूर्ण अंगों को, पहले पूरे के पूरे अंग को, पूरे के पूरे हाथ को उठाएगा। पहले संपूर्ण अंगों को और संपूर्ण अंगों के बाद अंगों के भागों को, फिर अंगों के भागों को। भागों को चलाना सीखता है। ये प्रोसेस होती है। जैसे कि पहले पूरा हाथ उठाएगा, फिर उंगलियों को, तथा बाद में हाथ व उंगली दोनों को एक साथ हिलाता है। तो इस प्रकार एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है। अगर मैं नेक्स्ट सिद्धांत की मैं बात करूं 7वें नंबर पे, तो वह विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है, यानी कि वर्तुलाकार होता है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार होता है, ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार मैं आपको बताऊं, इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ ही साथ बच्चे की चौड़ाई में वृद्धि भी होगी। इसका ये एक उदाहरण है कि बच्चे की अगर लंबाई में वृद्धि होगी तो चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। लंबाई में वृद्धि के साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। तो यह है विकास लंबवत न होकर वक्राकार होता है, वर्तुलाकार होता है, और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। मानवीय जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर चित्र की बात करूं तो इसमें विकास कुछ इस प्रकार होगा। ऐसे इसका एक चित्र क्रिएट होता है विकास का, ठीक है। तो इस प्रकार से विकास जो है चलता है वर्तुलाकार पथ में। स्ट्रेट लाइन में ऐसे होता है लंबवत। तो देखिएगा कि लंबवत तो होता ही नहीं, विकास तो होता ही नहीं। अब हम बात करते हैं 8वें पोजीशन पे कौन सा सिद्धांत है। 8वें नंबर पे वो सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंत क्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम, देखिएगा वंशानुक्रम व वातावरण की अंत क्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट, उसकी बात करते हैं। तो वंशानुक्रम में जो सिचुएशन है वो ये है कि बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व होता है, वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी। अर्थात बालक का विकास सिर्फ वंशानुक्रम और पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण के कारण, दोनों की अंत क्रिया के कारण होता है। ये कहें कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंत क्रिया के कारण एवं
वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। बच्चे का विकास पॉसिबल है। परिवार में जैसे छोटा बच्चा होता है, अपने से बड़ों को देखकर, सुनकर, उनको अनुकरण करके, उनकी नकल करके कुछ सीखता है, तो ये वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत हमें बताता है। अब इसी में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट करूं तो हमारा जो 9th सिद्धांत है, 9वां सिद्धांत, हो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता, और व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें एक्चुअल में है क्या कि एक ही आयु के दो बालक और बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा और स्वेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य ये है कि कोई बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसे सारी चीज़ें एक बार बताते ही समझ में आ जाती हैं, जबकि एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या होता है कि जैसे कि डगलस और हॉलैंड के कुछ विचार आए थे कि विकास की यह भिन्नता व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है। विकास की प्रत्येक अवस्था के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। बालक का विकास जो है वो किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है, और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। जैसे कि जुड़वा भाई बहन हैं, भाई भाई हैं या बहन बहन हैं, उनमें भी शारीरिक और स्वेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है, अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हम कहेंगे। 10वां सिद्धांत अगर मैं लेता हूं तो 10वां सिद्धांत हमारे पास है, वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है स्टूडेंट, एक्चुअल में इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा और स्वेगात्मक विकास समान रूप से होता है। देखिएगा, ऊपर तो हमने बात की थी व्यक्तिगत भिन्नता की, लेकिन मैं यहां कर रहा हूं बात कि इस सिद्धांत के अनुसार, समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भाषा और स्वेगात्मक विकास समान रूप से होता है, विचलित नहीं होना। मैं आपको बताऊं, पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी, वो बोल रहा हूं मैं। जैसे कि पशु की जो समान प्रतिमान होगा, पशु से उत्पन्न संतान पशु होगी, उत्पन्न संतान पशु ही होगी, और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, और अमीर परिवार के बच्चे भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलते हैं। अर्थात चाहे वो गरीब है चाहे अमीर, प्रतिमान समान ही होता है। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है हमारा 10वां। अगला सिद्धांत है हमारा 11वां, वो क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। 11वां, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि सामान्य से जब विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत आता है तो इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। पहले वो सामान्य क्रियाएं करेगा, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाओं की तरफ अग्रसर होता है। तो बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, उत्तेजित होता है, तो उत्तेजना का अनुभव करता है। ठीक है, उत्तेजना का अनुभव करने के बाद में संवेगों को प्रकट करता है, उसके संवेग उसको शो करते हैं, तो फिर संवेग आएंगे। और बालक का बचपन में रोने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और बड़ा होने पर थोड़ा अलग होता है, और थोड़ा बड़ा होने पर मन ही मन रोता है। तो भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द सीखता है, फिर जैसे कि सभी पक्षियों को वो चिड़िया बोलेगा, बाद में विशिष्ट शब्द सीखेगा, फिर उन पक्षियों के नाम लेना शुरू करेगा। तो ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत हम यहाँ पे कहेंगे। अगला सिद्धांत है प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। प्रारंभिक वर्षों में
तेज विकास। ये सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है एक्चुअल में, इसमें स्टूडेंट जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है, और जैसे कि शैशवावस्था में वृद्धि और विकास तेज गति से होते हैं। तो ये याद रखें, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत होता है। यहाँ इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, इन्हें जल्दी जल्दी कवर करते हैं। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी है हमारे पास 13वां, संचय और पुनरावृत्ति। आज पुनरावृत्ति, संचय और पुनरावृत्ति। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ये संचयी होता है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचयी का अर्थ होता है जोड़ते जाना, ये चीज़ों को जोड़ते चला जाता है, ठीक है। जैसे शैशवावस्था का आत्म प्रेम यानी कि खुद से प्रेम किशोर अवस्था में भी देखा जा सकता है, और शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है, और पुनः जब वो किशोर अवस्था में आता है तब भी उसको कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा गया है। तो बालक का बोला गया पहला जो शब्द होता है और रखा गया जो पहला कदम होता है, वो पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचयी प्रगति है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत बालक के विकास में होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और सिद्धांत बचते हैं 3 से 4, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, @mac YouTube करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे भी आपको हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, और इस वीडियो की PDF भी आपको वहीं प्रोवाइड होगी। साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम और वीडियो बनाने को प्रेरित होंगे। धन्यवाद साथियों।